दोस्त और लीला भट्ट के साथ चीनी कहानी कार्यक्रम। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है और आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का बेहद स्वागत है। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं कहानी विचित्र पंछी। दोस्तों, इस पुस्तक में चीन की हान, तिब्बती, मंगोल, उइगुर, कजाक, हुए, यूगुर, नाशी, तुंग 9 जातियों की 13 लोक कथाओं हैं। इस संकलन में तिब्बती जाति की शंखबाला, सोनाबाला, चांदीबाला और शंखबाला 3 ऐसी बहनों के बारे में है जो अपने लिए वर हासिल करना चाहती है। सोनाबाला एक भारतीय राजकुमार, चांदीबाला भीतरी प्रदेश के किसी राजकुमार और शंखबाला किसी नेक इंसान से शादी करना चाहती है। इस तरह शंखबाला भिखारी दिखने वाले एक नेक दिल आदमी को चुन लेती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वह असल में एक राजकुमार ही है। तो दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी कहानियों के साथ मैं लेकर हूँ हमारी कहानी विचित्र पंछी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, जिसमें हम सुनेंगे उइगुर जाति की लोक कथा, जिसका नाम है लेछुए का बेटा शाओतुंग। बहुत समय पहले एक बूढ़ा था। उसकी पत्नी कब की मर चुकी थी और उसका शाओतुंग नाम का इकलौता बेटा था। बाप बेटा दोनों मछुआगिरी के सहारे जैसे तैसे अपना गरीबी भरा जीवन बिताते थे। एक दिन बाप बेटा नदी तट पर मछलियां पकड़ रहे थे। उन्होंने पानी में अपना जाल फेंका और उन्हें उसमें एक बड़ी ब्रीम मछली फंसी मिली। बाप बेटा दोनों बड़े खुश हुए, मगर लाख कोशिशें करने पर भी जाल निकाला नहीं जा सका। क्या किया जाए? केवल यही उपाय रह गया कि बड़ी मछली को कई टुकड़ों में काटकर निकाला जाए। यह सोचकर बूढ़े ने अपने बेटे से कहा, शाओतुंग, तुम घर जाकर कुल्हाड़ी लाओ। शाओतुंग दौड़ते हुए घर लौट गया। कोना कोना छान मारा, फिर भी कुल्हाड़ी नहीं मिली और नदी तट पर खाली हाथ लौटकर उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैंने इधर उधर काफी खोजबीन की, लेकिन कुल्हाड़ी मिली ही नहीं। मालूम नहीं आपने कुल्हाड़ी रखी कहाँ है? नाराज होकर बूढ़े बाप ने कहा, तुम बड़े बेवकूफ हो, कुल्हाड़ी तक खोज नहीं पाए। आओ, तुम मजबूती से यह जाल पकड़े रहो, नहीं तो बड़ी मछली हाथ से निकल जाएगी। यह कहकर उसने जाल की रस्सी शाओतुंग के हाथ में पकड़ाई और खुद कुल्हाड़ी लेने घर चला गया। उसी समय ब्रीम मछली की आवाज सुनाई दी। उसने शाओतुंग से विनती करते हुए कहा, अच्छे बेटे, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो। मेरे भी बेटा बेटी हैं। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं और मेरा बेटा बेटी तुम्हारे आभारी रहेंगे। आगे चलकर यदि कहीं तुम्हें कोई मुसीबत आ पड़े तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बात तो सही थी, आखिर वह भी जीव तो थी, उसे छोड़ देना चाहिए। लेकिन अपने बाप के आगे मैं क्या कहूँगा? शाओतुंग इसी उधेड़बुन में पड़ा हुआ था। तभी मछली ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों हो? शाओतुंग ने कहा, मैं तो तुम्हें छोड़ देना चाहता हूँ, मगर मेरे बाप का मिजाज बहुत खराब है, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। यदि तुम्हें न छोड़ूं तो तुम्हें देखकर दया आती है। अब मुझे मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मछली ने कहा, तो तुम ऐसा करो, जब तुम्हारे पिता आ जाएं, तो मैं जाल में छटपटाते हुए हलचल मचा दूंगी और तुम जाल पकड़ने में असमर्थता दिखाते हुए मुझे छोड़ देना।
यदि तुम्हारे पिता तुम्हें मारे तो तुम नदी में कूद पड़ना और मैं तुम्हें बचा लूंगी। थोड़ी देर में बूढ़ा कुल्हाड़ी लेकर आ गया। मछली ने जाल में उछल कूद करते हुए हलचल मचाई और जाल पकड़े श्याओतुंग गिरते पड़ते खूब चिल्लाने लगा, पिताजी जल्दी आओ, जाल संभाला नहीं जा रहा। श्याओतुंग ने उसी तरह चिल्लाते हुए जाल की रस्सी छोड़ दी और उधर मछली तेजी से नदी तल में गायब हो गई। बूढ़ा जिंदगी भर मछली का शिकार करता रहा था, मगर इससे पहले उसके हाथ इतनी बड़ी मछली कभी नहीं लगी थी। अब अपनी आंखों के सामने ही बेटे के हाथ से इतनी बड़ी मछली छूट गई थी। उसे बहुत गुस्सा आया और कुल्हाड़ी ऊंची उठाते हुए बेटे को मारने दौड़ा। ये देखकर श्याओतुंग के होश उड़ गए और वह झट नदी में कूद गया। मछली ने श्याओतुंग को पानी में कूदते देखा और मुंह खोलकर उसे अपने पेट में निगल लिया। इसके बाद वह तैरकर एक गहरे पोखर में चली गई। श्याओतुंग मछली के पेट में 7 दिन तक रहा। 8वें दिन उसने मछली से प्रार्थना की, मैं धरती पर लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मछली ने हामी भरते हुए कहा, अच्छी बात है, तुमने मुझे बचाया है और मैंने भी ये वचन दिया है कि जब कभी किसी भी मुसीबत में तुम इस पोखर में आ जाओगी तो मैं तुम्हें बचा लूंगी। मछली ने बात खत्म करके अपना सिर पानी की सतह से ऊपर उठाकर एक सांस छोड़ी और फटफट की आवाज के साथ श्याओतुंग नदी तट पर पटका गया। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो रेगिस्तान ही रेगिस्तान दिखाई दिया। उसने सोचा, नदी तट के साथ साथ चलूं तो जरूर कोई ना कोई घर तो मिल ही जाएगा। वह दिन भर चलता रहा। एक बड़े रेगिस्तान से गुजरकर पथरीली घाटी में पहुंच गया। घाटी के एक चश्मे से साफ व ठंडा पानी कलकल बह रहा था। घाटी के आसपास जंगल था और जमीन पर हरी भरी घास उगी हुई थी। रंग बिरंगे फूल खिले थे और चिड़िया सुरीली आवाज में चहचहा रही थी। श्याओतुंग ने इस खूबसूरत दृश्यावली का खूब आनंद उठाया। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं यहीं जरा आराम करूं। यह सोचकर वह मुलायम घास के मैदान में लेटे लेटे ही सो गया। जागने के बाद वह कहीं जाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक ची ची की आवाज सुनाई दी। सिर उठाकर देखा कि कगार के नीचे की ओर 2 छोटे गिद्ध अपनी तेज आंखें चमकाते हुए क्रंदन कर रहे थे। श्याओतुंग ने घाटी में नीचे की ओर देखा तो वहां एक बड़ा अजगर पत्थर की गुफा से नन्हे गिद्धों की ओर रेंगता हुआ आ रहा था। श्याओतुंग उठा और झट घाटी के एक तरफ जाकर एक बड़ा पत्थर उठाकर अजगर पर दे मारा। पत्थर की चोट से अजगर का सिर पिचक गया और वह वही ढेर हो गया। छोटे गिद्ध यह देखकर बड़े खुश हुए कि श्याओतुंग ने उनके जानी दुश्मन अजगर की जान ले ली है। उनमें से एक ने कहा, जिस किसी ने बड़े अजगर को मारा है, हम उसकी कृतज्ञता का बदला चुकाएंगे। यह सुनकर श्याओतुंग कई कगारों को पार करके छोटे गिद्धों के घोंसले के पास पहुंचा। गिद्धों ने अपने पंखों से श्याओतुंग की कनपटी और मुंह को छूते हुए बड़ी एहसानमंदी के साथ कहा, यदि आप न होते तो हम जरूर बड़े अजगर का शिकार बन जाते। हम आपकी भलाई की बात अपने माता पिता को बताएंगे और उनसे आपकी कृतज्ञता का बदला चुकाने को कहेंगे। लेकिन अगर आप अभी यहीं खड़े रहे तो हमारे माता पिता घर लौटने पर आपको देख लेंगे और यह न जानते हुए कि आप नेक दिल आदमी हैं, आपको आघात पहुंचा सकते हैं। और उनके घर लौटने का वक्त है। आप शीघ्र किसी एक के पंखों के नीचे छिप जाइए। यह कहकर एक गिद्ध ने श्याओतुंग को अपने पंखों के नीचे छिपा लिया। सचमुच ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर में मौसम अचानक बदल गया। काले बादल छा गए और आंधी तूफान चलने लगा। तेज हवा से जमीन पर गिरे झाड़ झंखाड़ों की उठा-पटक होने लगी और सूर्य पीली धूल से ढक गया। उसी समय घनघोर बादलों में से 2 भीमकाय गिद्ध उड़कर आए और घाटी के ऊपर 3 बार चक्कर लगाकर जमीन पर उतरे। दोनों ने अपने शिकार एक बड़ी साही को छोटे गिद्धों के सामने रख दिया।
आम दिनों को छोटे गिद्ध शिकार देखते ही झपटने लगते, मगर आज माहौल कुछ अजीब सा था। वे जहां के तहां खड़े बड़े गिद्धों की ओर ही एकटक देख रहे थे। छोटे गिद्धों के माता पिता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा, बेटे, मांस तैयार है, खाते क्यों नहीं? एकटक क्या देख रहे हो? छोटे गिद्धों ने एक स्वर में सवाल किया। अगर नेकदिल आदमी मिल जाए तो उसके साथ नेकी की जाए या बदी? माता पिता ने जवाब दिया, बेशक उसके साथ नेकी करनी चाहिए। छोटे गिद्धों ने कहा, आज एक आदमी ने बड़े अजगर को मारकर हम दोनों की जान बचाई है। यह कहने के बाद एक छोटे गिद्ध ने अपने माँ बाप को मरा हुआ अजगर दिखाया। बड़े गिद्धों ने पूछा, वह आदमी कहाँ चला गया? उसी समय दूसरे छोटे गिद्ध ने अपने पंख ऊपर उठाए और श्याओतुंग को सामने करते हुए कहा, यही वह सज्जन है। बड़े गिद्धों ने छोटे गिद्धों को देखकर श्याओतुंग को सलाम करते हुए अपने सिर हिलाए और कहा, कितने ही सालों से हमारा कोई बच्चा बड़ा नहीं हो सका। हर साल वह बदमाश हमारे बच्चे खाता रहा। आप धन्य हैं, आपने हमारी इस मुसीबत की जड़ को ही काट फेंका। बड़े गिद्धों ने फिर अपने पंखों से श्याओतुंग का मुंह और आंखें पलोसते हुए कहा, हम आपके आभारी हैं और आपकी कृतज्ञता का बदला चुकाएंगे। आप बताइए कि क्या चाहते हैं? आपका उद्देश्य पूरा करने में हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। श्याओतुंग ने जवाब दिया, आपका बहुत धन्यवाद, फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद एक बड़े गिद्ध ने अपने दाएं पंख से एक पर निकालकर श्याओतुंग को देते हुए कहा, यह ले लीजिए। बाद में अगर कहीं भी कोई मुसीबत हो तो आप इस पर को जलाएं, हम जरूर आपकी मदद करने आएंगे। श्याओतुंग ने वह पर अपने पास रख लिया और मुड़कर कगार से नीचे उतरने ही वाला था कि बड़ा गिद्ध बोला, आप मेरी पीठ पर सवार हो जाइए। कहने के बाद उसने श्याओतुंग को लाद कर झट समतल भूमि पर पहुंचा दिया। श्याओतुंग फिर अपने रास्ते पर बढ़ने लगा। एक दिन चलते रहने के बाद वह एक पर्वत की तलहटी में पहुंचा। उसने देखा कि कोई शिकारी एक लोमड़ी की ओर बंदूक से भी निशाना लगा रहा है। लोमड़ी छिपने की कोई जगह न मिलने की वजह से परेशान थी। श्याओतुंग के मन में यह विचार आया, लोमड़ी के भी तो बच्चे होंगे। यदि वह मर गए तो उसके बेटा बेटी कितने दुखी होंगे। शिकारी अपनी बंदूक का घोड़ा दबाने ही वाला था कि श्याओतुंग ने लपक कर शिकारी को रोकते हुए कहा, दादा, उसे छोड़ दीजिए। अगर आप उसे मार डालेंगे तो उसके बेटा बेटी का क्या होगा? इस पर शिकारी अपनी बंदूक नीचे करके आगे चला गया। लोमड़ी ने आभार प्रकट करते हुए श्याओतुंग से कहा, नेक इंसान, आपने मुझे बचाया है, इसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? साफ साफ बताइए, अपने मकसद तक पहुंचने में मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। श्याओतुंग बोला, फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। लोमड़ी ने कहा, अच्छा, तो मैं आपको वचन देती हूँ कि भविष्य में आप कहीं भी हों और किसी भी समय किसी भी मुसीबत में फंस जाए तो इस पर्वत के नीचे आग जलाकर धुआं उठा दे। मैं कितनी ही दूरी पर भी क्यों न हूँ, झट आपकी मदद करने आ पहुंचूंगी। यह कहकर लोमड़ी चली गई। श्याओतुंग लगातार अपने रास्ते पर आगे बढ़ता गया। एक दिन बाद वह एक बड़े नगर में पहुंच गया। वह सड़क पर चहल पहल निहार रहा था। उस समय उसने देखा कि लोगों की भीड़ उसकी ओर आ रही है। श्याओतुंग ने शंकातुर होकर एक बूढ़े से पूछा, दादाजी, आप इतने लोग कहाँ से आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं? अच्छा बेटा, तुम नहीं जानते, हम मक्तल की ओर जा रहे हैं। मक्तल कौन सी जगह है? वहाँ लोगों को कत्ल किया जाता है। आज एक नौजवान का सिर काटा जा रहा है, हम वही देखने जा रहे हैं। बूढ़े ने कहा, उस नौजवान का सिर क्यों काटा जा रहा है? उसने क्या कसूर किया है?
बेटा, तुम इसके बारे में इतना खोद खोद कर क्यों पूछ रहे हो? उस नौजवान ने न तो किसी की हत्या की है और न ही कोई चोरी की है। उसने कोई भी अपराध नहीं किया है। वह सिर्फ शादी के समझौते की शर्त पूरी नहीं कर पाया है। शादी के समझौते की शर्त? ये शादी की भी कोई शर्त होती है? xiaotong यह जानने के लिए उतावला था। दरअसल बात यह थी कि उस नगर में एक राजा था और उसकी एक खूबसूरत लड़की थी। राजकुमारी के पास एक जादुई आईना था। उस आईने में स्वर्ग और नर्क दोनों साफ साफ नजर आते थे। राजकुमारी से विवाह का अनुरोध करने के लिए अनगिनत नौजवान आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ, क्योंकि शादी के लिए राजकुमारी की एक शर्त यह थी कि शादी का अनुरोध करने आने वाला कोई भी व्यक्ति 3 दिन के अंदर एक ऐसी जगह चुन ले जिसे वह छिपने के लिए सबसे सुरक्षित समझता हो। चौथे दिन राजकुमारी जादुई आईना लेकर महल की ऊपरी मंजिल पर जाती और वह आईने से उसे ढूंढने की कोशिश करती थी। अगर आईने से उस व्यक्ति की खोज कर ली गई तो न सिर्फ शादी नहीं होती थी, बल्कि उस व्यक्ति का सिर भी काट दिया जाता था। ऐसे अनेक लोगों की जानें जा चुकी थी जिन्होंने राजकुमारी से विवाह का अनुरोध किया था। इसी वजह से अब उस नौजवान का वध किया जाने वाला था। ये सारी बातें जानने के बाद xiaotong सोच में पड़ गया। यह कितनी कड़ी शर्त थी शादी का अनुरोध करने की। अगर इसे रद्द न करवाया गया तो कौन जाने कितने अच्छे नए नौजवानों को खामखा कत्ल कर दिया जाएगा। xiaotong सीधे राजमहल के फाटक पर पहुंचा और दरबानों से बोला, मैंने सुना है कि आपकी आदरणीय राजकुमारी सगाई के लिए वर चुनाव कर रही हैं। इसलिए मैं शादी का अनुरोध करने के लिए खास तौर पर दूर से आया हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरा अनुरोध राजकुमारी तक पहुँचा देंगे। उन्हें यह भी बताएं कि मैं उनकी छिपने की शर्त पूरी करने के लिए तैयार बर तैयार हूँ। दरबानों की रपट सुनने के बाद राजकुमारी ने फौरन कहा, ठीक है, तुम जाकर उस नौजवान को बताओ कि वह इसी समय से अपनी मर्जी के अनुसार कोई ऐसी जगह ढूंढ ले और वहां अपने को अच्छी तरह छिपा ले, और चौथे दिन इसी वक्त मैं राजमहल की ऊपरी मंजिल पर चढ़कर उसे खोज निकालूंगी। दरबानों ने xiaotong को राजकुमारी की बात बताई। xiaotong ने सोचा, मुझे बड़ी ब्रीम से मदद लेनी चाहिए। इस तरह 3 दिन तक नदी के किनारे किनारे गहरे पोखर की ओर चलता रहा। वहां पहुंचने के बाद वह उसमें कूद पड़ा तो मछली उसे सहारा देते हुए काफी दूर तक तैरती चली गई। उसने तैरते हुए xiaotong से पूछा, ऐसी कौन सी मुसीबत है जिससे उबारने में तुम्हारी मदद करूं? xiaotong बोला, मेरी दोस्त, झटपट मुझे छिपा लो। यदि तुम मुझे इस तरह छिपा नहीं सकी कि कोई मुझे खोज न पाए, तो मैं अनेक नौजवानों को मौत के मुंह से बचा सकूंगा। अगर मुझे ढूंढ लिया गया तो मुझे मार दिया जाएगा। मछली बोली, अच्छी बात है मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। उसने अपना विशाल मुंह खोला और xiaotong को अपने पेट में निगलकर पोखर की गहराइयों में तैर गई। उसने यह आज्ञा भी दी कि तमाम छोटी मछलियां नदी के ऊपरी तल में तैरे और वहां खूब कीचड़ उछाल उछाल कर नदी का पानी गंदला कर दें। अनगिनत छोटी मछलियां झुंडों में तैरती हुई अपने सिर और पूंछें हिला हिलाकर कीचड़ उछालने लगी। थोड़ी देर में ही साफ सुथरा पानी एकदम कीचड़ में बदल गया और इससे नीचे सूर्य की किरणें भी दिखाई नहीं दी। दोस्तों, चीनी कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत हम सुन रहे हैं उइगर जाति की लोक कथा, जिसका नाम है मछुए का बेटा xiaotong। चौथे दिन निश्चित समय पर राजकुमारी राजमहल की ऊपरी मंजिल पर पहुंचे। उसने जादुई आईने से चारों ओर देखना शुरू किया।
आईने में पर्वत श्रृंखलाएं साफ साफ नजर आई, चरागाह और रेगिस्तान दिखाई दिए और सातों तहों के बादल भी दृष्टिगोचर हुए, मगर शावतुंग कहीं दिखाई नहीं दिया। फिर उसने नदियां और झील नाले देखने शुरू किए। इस बार शावतुंग की पूरी शक्ल साफ साफ नजर आई। राजकुमारी ने देखा कि एक नदी के ऊपरी भाग में अनगिनत छोटी मछलियां पानी मथ रही हैं और नदी के निचले भाग के एक गहरे पोखर में एक बड़ी ब्रीम मछली तैर रही है। उसके पेट में शावतुंग चैन की नींद सो रहा है। मैंने खोज लिया, राजकुमारी ने कहा और अपने दरबारियों को आज्ञा दी। उस नदी की ओर 3 दिन का रास्ता तय करो। वहाँ नदी के निचले भाग के एक गहरे पोखर में एक बड़ी ब्रीम मछली है और उसके पेट में वह युवक सो रहा है, लेकिन तुम लोग उसे देख नहीं पाओगे क्योंकि उस नदी का पानी इतना गंदा है कि उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वहाँ जाकर सबसे पहले तुम लोग नदी के ऊपरी तल से तमाम छोटी मछलियों को भगा दो। इससे पानी साफ हो जाएगा और बड़ी ब्रीम मछली दिखाई देगी। जाओ, उस नौजवान को पकड़ लाओ। दरबारियों ने बड़ी सेना लेकर 3 दिन का रास्ता तय किया और वे नदी के उस भाग तक पहुंच गए। उन्होंने राजकुमारी की आज्ञा के अनुसार तमाम छोटी मछलियों को भगा दिया। इसके बाद पानी साफ हो गया तो वहां उन्होंने देखा कि एक गहरे पोखर में सचमुच एक बड़ी ब्रीम मछली मौजूद है। उन्होंने शीघ्र ही सिपाहियों को हुक्म दिया, अब छोटी मछलियों को भगाना बंद करो और जल्द ही जाल पोखर में फेंको। सिपाहियों ने जाल फेंका और साथ ही वे चिल्लाए, अरे नौजवान, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें खोज लिया है। तुम ऊपर आओ और अपने वचन का पालन करो। शोर शराबे से शावतुंग जाग उठा। उसने सोचा कि शेर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। युवकों को अपनी बात का पक्का होना चाहिए। उसने मछली से कहा, देखो, अब मैं जाने के लिए तैयार हूँ, तो मुझे नदी तट पर पहुँचा दो। मछली ने अपना सिर पानी की सतह तक उठाया और शावतुंग को नदी पर पटक दिया। दरबारियों और सिपाहियों ने शावतुंग को राजकुमारी के सामने उपस्थित किया। राजकुमारी की शादी का अनुरोध करने वालों के सामने यह शर्त रखे जाने के बाद से अनेक युवकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन वे सब युवक पथरीली गुफा, रेगिस्तान वगैरह ऐसी जगहों पर छिपे थे जहां आसानी से खोज की जा सकती थी। सिर्फ शावतुंग ही अकेला था जो बड़ी ब्रीम मछली के पेट में छिपा था। इस पर सबको बड़ा ताज्जुब हुआ। इसलिए जब राजकुमारी ने शावतुंग का वध करने की आज्ञा दी तो राजा उसे माफ कर देने के लिए राजकुमारी से अनुरोध करने लगा। जरा ठहरो मेरी प्यारी बेटी, इस बार उसका वध मत करो। यदि तुम मुझे अपना पिता समझती हो तो उसे फिर एक बार अपने को छिपाने का मौका तो दो। राजकुमारी अपने पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने शावतुंग से कहा, इस बार मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और फिर एक बार अपने आप को छिपा सकते हो। अब जाओ। शावतुंग ने सोचा, अब कहाँ जाकर छिप जाऊं? उसे बड़े गीतों की याद आई। वह रेगिस्तान में पहुंच गया और उनका दिया हुआ पर निकालकर जला दिया। पल भर में घनघोर घटाएं छाने लगी। तूफान उठ गया और आकाश एकदम धूमिल हो गया। उसी समय बादलों से एक बड़ा गिद्ध उड़ते हुए आया और आकाश में 3 चक्कर लगाकर शावतुंग के सामने ही उतर गया। उसने शावतुंग से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, क्या मुसीबत है जिससे उबारने में मेरी मदद की जरूरत है? शावतुंग ने पूरी बात बड़े गिद्ध को बताई और अनुरोध करते हुए कहा, मेरे विश्वसनीय दोस्त, एक ऐसा सुरक्षित स्थान ढूंढने में मेरी मदद करो जहां मैं छिप सकूं। बड़ा गिद्ध बोला, अच्छी बात है, तुम मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, लेकिन याद रखो कि नीचे की ओर हरगिज नहीं देखना, वरना सिर में चक्कर आने से नीचे गिर जाओगे। शावतुंग गिद्ध की पीठ पर सवार हो गया और गिद्ध बादलों से घिरे ऊंचे आकाश की ओर उड़ गया।
3 दिन बाद राजकुमारी राजमहल की ऊपरी मंजिल पर पहुंची और अपने जादुई आईने से चारों ओर खोज शुरू कर दी। नदियों में भी वह नजर नहीं आया और झील तालाबों में भी उसकी छाया तक दिखाई नहीं दी। फिर वह नौजवान कहाँ छिप गया? राजकुमारी यह सोच ही रही थी कि अनजाने ही में उसने जादुई आईने को आसमान की ओर घुमाया तो उसमें यह साफ साफ दिखाई दिया कि बादलों की 7वीं तह में एक बड़ा गिद्ध शायतुन को अपनी पीठ पर लादे उड़ रहा है। उसने अपने दरबारियों से कहा, मैंने खोज ही लिया, मगर उसे पकड़ना पिछली बार से कहीं ज्यादा मुश्किल है। इस बार वह बड़े गिद्ध के पीठ पर सवार है और ऊंचे आकाश में उड़ रहा है। उसे न तो गोलियों से मारा जा सकता है और न ही उससे बात करने में कोई फायदा है। लेकिन अब भी एक उपाय है कि मैं अक्सर देखती हूँ कि वह बड़ा गिद्ध एक लंबे अरसे तक उड़ने के बाद साफ पानी पीने के लिए हर रोज एक तालाब के पास उतर जाता है। तुम सबसे पहले तालाब के पास नरकट के झाड़ों में छिप जाओ। बड़ा गिद्ध उतरे तो वह युवक भी गिद्ध की पीठ से उतरेगा और वे साथ साथ तालाब के पास जाकर पानी पिएंगे। ऐसे मौके पर तुम लोग बड़े गिद्ध को भगाकर उस युवक को पकड़ लो। दरबारी अनेक सिपाहियों को लेकर तालाब के पास पहुंच गए और नरकट के झाड़ों में छिपकर इंतजार करने लगे। 3 दिन और 3 रातों तक उड़ते रहने के बाद बड़े गिद्ध को बहुत प्यास लगी। वह तालाब के पास ही नीचे आया और शाओतुंग भी उसकी पीठ से उतरा। वे दोनों पानी पीने ही वाले थे तो नरकट के झाड़ों में छिपे दरबारी और सिपाही जोर जोर से चिल्लाने लगे। बड़ा गिद्ध डर के मारे उड़ गया। शाओतुंग गिद्ध की पीठ पर सवार नहीं हो पाया और उसे गिरफ्तार करके राजकुमारी के सामने पेश किया गया। इस बार सब लोग और अधिक अचंभे में पड़ गए। राजकुमारी ने शाओतुंग का वध करने का हुक्म दिया तो रानी उसे माफ कर देने का अनुरोध करने लगी। इस नौजवान ने कम आश्चर्यजनक काम नहीं किए हैं। मेरी प्यारी बेटी, अगर तुम मुझे अपनी माँ समझती हो तो इस बार उसे माफ कर दो। कहावत है कि सफलता बार बार कोशिश करने पर ही निर्भर करती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उसे फिर एक बार छिपने का मौका दो। राजकुमारी अपनी माँ को दुखी होते नहीं देखना चाहती थी, इसलिए वह उसकी बात पर राजी हुई और शाओतुंग से बोली, अच्छी बात है, अपनी माँ के कहने से फिर एक बार तुम्हें माफ करती हूँ और दोबारा छिपने का मौका देती हूँ। लेकिन याद रखना, यह आखिरी दफा है। मगर शर्त बिल्कुल पहले की ही तरह है। यदि मैं तुम्हें खोज पाई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। यदि तुम्हें खोजने में मैं असफल रही तो मेरी शादी तुम्हारे साथ होगी। यह बात शाओतुंग के लिए बिल्कुल साफ थी कि यदि इस बार वह फिर खोज निकाला गया तो उसके लिए मौत की सिफारिश करने वाला कोई नहीं होगा। अब क्या किया जाए? काफी सोच विचार करने के बाद उस लोमड़ी की प्रतिज्ञा की याद आई और वह उसे मदद लेने का अनुरोध करने लगा। वह एक दिन चलता रहा और दूसरे दिन दोपहर को उस पर्वत की तलहटी में पहुंच गया जिसमें उसने लोमड़ी को बचाया था। उसने झटपट घास में आग जला दी और थोड़ी देर में धुआं भी निकलने लगा। लोमड़ी तेजी से दौड़ती हुई आई और शाओतुंग से बोली, मेरे अच्छे दोस्त, क्या कोई आफत आ गई है जिससे उबरने में मेरी मदद की जरूरत है? शाओतुंग ने शुरू से आखिरी तक पूरी बात लोमड़ी को बताई और उसे बचाने के लिए उससे अनुरोध किया। लोमड़ी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ हामी भरते हुए कहा, अरे यह कौन सी बड़ी बात है? तुम्हें तो सबसे पहले मेरे यहाँ आना चाहिए था, क्यों नहीं आए? खैर, तुम थोड़ी देर यहाँ रुको। यह कहकर लोमड़ी ने सुरंग खोदनी शुरू कर दी। सुरंग तैयार हो गई। लोमड़ी उसमें घुस गई। शाओतुंग सुरंग के बाहर इंतजार करता रहा, मगर लोमड़ी बाहर नहीं निकली। फिर एक दिन गुजर गया, लेकिन लोमड़ी का साया कहीं नजर नहीं आया। फिर एक और दिन निकल गया तथा किस्मत आजमाने का वक्त आ ही गया। राजकुमारी थोड़ी देर बाद राजमहल की ऊपरी मंजिल पर चढ़ने ही वाली थी, फिर भी लोमड़ी नहीं आई। अब क्या होगा? शाओतुंग बेहद अधीर हो रहा था।
और उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी लोमड़ी ने सुरंग से बाहर निकलकर उससे कहा, अब तुम सुरंग में घुस आओ दोस्त। मैंने इस सुरंग को राजकुमारी के महल के एकदम नीचे तक खोद डाला है। सुरंग के आखिरी छोर पर भू सतह बहुत पतली है। उसमें मैंने एक छोटा सा छेद बना दिया है जिसके जरिए सूर्य की किरणें अंदर पहुंच सकती हैं। अब तुम वहां जाकर इंतजार करो और राजकुमारी तुम्हें देख नहीं पाएगी तो वह यही कहेगी, अच्छी बात है, वह युवक मुझे लेने आएगा तो मैं उससे शादी करूंगी। यदि राजकुमारी राजमहल की ऊपरी मंजिल से नीचे उतरकर उस जगह से गुजरे जहाँ छेद बना है तो तुम उसी छेद की जगह पर अपने सिर से धक्का देना और वहां से बाहर निकलकर राजकुमारी को अपनी गोद में उठा लेना। बस तुम्हारा काम बन जाएगा। जाओ मेरे मित्र, तुम्हारी सफलता के लिए मेरी शुभकामनाएं। यह कहकर लोमड़ी पर्वत की ओर चली गई। शाओतुंग फौरन सुरंग में घुस गया और उसी वक्त राजकुमारी भी महल की ऊपरी मंजिल पर पहुंची। राजकुमारी ने आईने में दूर से नजदीक तक खोज शुरू कर दी। उसने पहाड़ियां और घाटियां देखी, चरागाह और रेगिस्तान देखे, नदी नाले तथा झील तालाब देखे और बादलों से घिरा आकाश छान मारा, लेकिन शाओतुंग की छाया तक दिखाई नहीं दी। राजकुमारी दूर से धीरे धीरे नजदीक की ओर देख रही थी तो शाओतुंग भी धीरे धीरे रेंगते हुए राजकुमारी के पास पहुंच रहा था। यह सौभाग्य की बात थी कि राजमहल की जिस जगह पर राजकुमारी खड़ी थी ठीक उसी के नीचे राजकुमारी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इसलिए यह स्वाभाविक था कि शाओतुंग का पता नहीं चल पाया। राजकुमारी को शाओतुंग का कोई अता पता नहीं मिला तो उसे बड़ी निराशा हुई और वह राजमहल से नीचे उतरने लगी। फिर खुद ब खुद बुदबुदाई, नौजवान, चाहे तुम कहीं भी क्यों न हो, अब आओ मेरे पास। अपनी शर्त के अनुसार मैं तुम्हारे साथ शादी करने को तैयार हूँ। सुरंग में राजकुमारी की यह बात सुनकर शाओतुंग ने फौरन अपने सिर से उस स्थान पर जहाँ से रोशनी आ रही थी धक्का देकर एक बड़ा छेद बना दिया और वह उससे बाहर कूद पड़ा। उसने झट राजकुमारी की बाह पकड़ ली। उधर राजा भी राजकुमारी का शाओतुंग से ब्याह करने पर सहमत थे। उसने अपने मातहत तमाम स्त्री पुरुषों, बच्चे बूढ़ों, कुल मिलाकर 41 लोगों को बुला लिया और शानदार दावतें आयोजित की ताकि शाओतुंग की सुखी जिंदगी का अभिनंदन किया जा सके। शादी की रस्म अदा की जाने वाली थी तो शाओतुंग ने तमाम शाही रिश्तेदारों और सभी दरबारियों के आगे बड़े अदब के साथ राजा व रानी से कहा, मैं आप लोगों का बड़ा आभारी हूँ। मैं मछुए का बेटा हूँ, इसलिए मुझे इस सुख से तनिक भी खुशी नहीं हुई। मैंने केवल शादी की इस घोर शर्त को रद्द कराने के लिए ही ऐसा किया है। यह कहने के बाद उसने राजकुमारी पर एक नजर डाली। फिर राजा और रानी के सामने नतमस्तक होने के बाद एक कदम आगे बढ़ाते हुए महल के दरवाजे से बाहर चला गया। उस समय महल के सब लोग चकित से खड़े रह गए। गुस्से से राजकुमारी का मुंह लाल पीला हो गया और उसने चुपचाप अपना जादुई आईना उठाकर जमीन पर पटक दिया और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी, उइघुर जाति की लोक कथा जिसका नाम है मछुए का बेटा शाओतुंग। उम्मीद करती हूँ कि हमारी कहानी आपको पसंद आई होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय जय।